चल रहा है, आपकी पहली प्रतिक्रिया? जी राजीव जी, मुझे ऐसा लगता है शायद उमापति जी को शायद जाना पड़ सकता है, तो मैं एक सवाल उनसे पूछना चाहता हूँ, फिर मैं अपनी बात कह लूंगा, अगर आप इजाजत दे तो। जी बिल्कुल। उमापति जी, मैं ये जानना चाहता था, आपने बताया कि इस समय इलेक्शन लड़ना कर्नाटक में काफी खर्चीला हो गया है, तो ये जो ट्रेंड है, ये क्या पिछले 5 सालों का ट्रेंड है, जब भारतीय जनता पार्टी आई, जब ये 40% कमीशन वाला हुआ और बहुत ज्यादा करप्शन का जो चार्जेस लगता है इस येदियुरप्पा सरकार पे और बीजेपी सरकार पे, इज दिस ए न्यू ट्रेंड इन कर्नाटका पॉलिटिक्स? जी दीपक जी, ये न्यू ट्रेंड नहीं है। लेकिन जितना खर्चा 5 साल पहले हो रहा था, उससे उससे दुगना खर्चा अब हो रहा है। 40% तो है, 40% बीजेपी का देन है। जो 10-15 ज्यादा से ज्यादा 10% या 15% था, उसको 40% तक ले जाने का श्रेय बीजेपी को जाता है। लेकिन चुनाव दक्षिण के राज्यों में महंगा, एक्सेप्ट केरला, दक्षिण के राज्य में महंगा हो गया है, बहुत सालों से हो गया है ये ट्रेंड। ये बीजेपी का देन है, बीजेपी को ये वी कैन नॉट ब्लेम बीजेपी फॉर दिस। ओके, थैंक यू। जी राजू जी, मुझे मेरे सवाल का जवाब मिल गया है। जो बात आप और रख रहे हैं उमापति जी, और आप बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ पे, बहुत महत्वपूर्ण बात, लेकिन दीपक जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी, मैं अपनी बात कहूं? जी बिल्कुल। जी जी जी, मेरा देखिए, जो बजरंग और बजरंग बली वाला इशू है, देखिए उत्तर भारत और दक्षिण भारत की एक सांस्कृतिक जो एकदम अलगाव है, लेकिन उसमें एक जो कॉमन फैक्टर है, उसमें जो हमारी जो रामायण की जो कथा है, वो एक कॉमन फैक्टर है जो दोनों प्रांतों को जोड़ती है, उत्तर भारत को और दक्षिण भारत को। शायद राम ही ऐसे हैं और शिव ऐसे हैं जो उत्तर भारत को और दक्षिण भारत की दोनों की संस्कृतियों को जोड़ते हैं। लेकिन इसमें जो बजरंग और बजरंग बली वाली जो बात हुई है, जो जिसको मोदी ने जिसको किया, लेकिन उसको बहुत अच्छा पवन खेड़ा ने उसको बहुत अच्छा मैनिपुलेट किया, मैं ये कह सकता हूं। हैंडल करने से ज्यादा ये कहूंगा कि उन्होंने मैनिपुलेट करके ये बात जो है उल्टे मोदी पर डाल दी है। तो ये बात तो ठीक है, और उमापति जी की बात से भी मैं सहमत हूं कि ये अनावश्यक उठाया गया मुद्दा था। लेकिन कांग्रेस को इस चीज को इसलिए सामने लाना था कि 2-3 इश्यूज जो हुए हैं कर्नाटक की सरकार में पिछले 5 साल के दौरान, जिसमें भ्रष्टाचार तो था ही था, दूसरा जो संघवाद पे आघात था, मतलब जैसे नंदिनी को लाकर वहां पर अमूल को लाकर नंदिनी पे हमला किया, या विजया बैंक को जो बैंक ऑफ बड़ौदा में मर्ज किया, तो ये दोनों तीनों चीज तो थी ही। एक और जो बहुत बड़ा मुद्दा है, वो है अपराधीकरण का भी मुद्दा है। यहाँ के कर्नाटक के राजनीति में मनी पावर है ही। देखिए, एडीआर जो है, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, इसने मार्च एंड में एक सर्वे किया है, और उसने बताया है कि पिछले 2004 से लेके लगभग छोटे बड़े अलग अलग दलों के या जो स्वतंत्र उम्मीदवार हैं, बिना किसी पक्ष के निर्दलीय उम्मीदवार हैं, ऐसे लगभग 90,000 कैंडिडेट्स का उन्होंने अध्ययन किया है, और उसमें यह पाया है कि केवल 7% ही प्रोस्पेक्ट्स होते हैं किसी भी क्लीन इमेज वाले कैंडिडेट्स का। मतलब अगर आपकी इमेज अच्छी है, तो आपके जीतने, कर्नाटक में जीतने के जो चांसेस है चुनाव जीतने के, वो केवल 7% है। अगर आपके पास मनी पावर है और आपका बैकग्राउंड क्राइम का है, तो आपके जीतने के चांसेस लगभग 22-23% तक हो जाते हैं। ये एडीआर की रिपोर्ट है। एडीआर की अभी आप देखिए कि इस समय बहुत सारी चीजें जो हो रही, वहां पे ये बात भी बहुत तेजी से उभर रही है। आपको याद होगा कि यहाँ पे हाल ही में कुछ ऐसे बीजेपी उम्मीदवारों के खिलाफ लोगों ने शांति मार्च भी निकाला, शायद मल्लपुरम और बेंगलुरु में ऐसे ऐसे लोगों ने ही मार्च निकाला, और एक दो जगह से तो जो क्रिमिनल रिकॉर्ड वाले जो उम्मीदवार थे, उनको, उनका जो कैंडिडेचर जो है, उनकी उम्मीदवारी को भारतीय जनता पार्टी के द्वारा निरस्त किया गया। अभी यहाँ पर एक चित्तपुर नाम का एक विधानसभा क्षेत्र है, जहां के जो एक उम्मीदवार है, उनके खिलाफ तो 40 मुकदमे दर्ज है, 40 मुकदमे। तो ये कर्नाटक के चुनाव में ये भी बात बहुत जबरदस्त तरीके से आ रही है कि जो क्रिमिनल बैकग्राउंड के लोग हैं और जिनके पास मनी पावर है,
ऐसे उम्मीदवारों को सारे सारे दल जो है वो प्रश्रय देते हैं, लेकिन उसमें भारतीय जनता पार्टी जो है वो सबसे आगे है। अगर यहां पर कर्नाटक में अगर कांग्रेस जीतती है तो न केवल भ्रष्टाचार के खिलाफ ये एक मैंडेट होगा, न केवल संघवाद के पक्ष में एक मैंडेट होगा, बल्कि मनी पावर और मसल पावर को लेकर जो उम्मीदवार लड़ते हैं वो अगर पराजित होते हैं, उनको प्रश्रय देने वाली भारतीय जनता पार्टी अगर पराजित होती है, तो ये भी एक बड़ा संदेश जाएगा जो अगले 3-4 जो चुनाव होने जा रहे हैं कर्नाटक के बाद, उसमें भी ये बात कैरी फॉरवर्ड होगी। और ये बात जैसे हम जानते हैं कि कर्नाटक का चुनाव का जो अल्टीमेट जो असर है वो 2024 के चुनाव में पड़ेगा। तो 2024 के चुनाव के पहले पहले अगर ये एक वातावरण बन जाता है, भारतीय जनता पार्टी पर दबाव आता है कि आप अच्छे उम्मीदवार उतारिए, न केवल उन पर दबाव आएगा, सभी राजनीतिक दलों पे आएगा, तो ये भी एक पॉजिटिव मैसेज जो है कर्नाटक के चुनावों से मैं देखता हूं जो आना चाहिए। ऐसा मेरा एक एंटिसिपेशन है, अनुमान है राजू जी, मैं कह नहीं सकता क्या होगा, लेकिन अगर कर्नाटक की जनता ने इस बात को समझ लिया तो निश्चित रूप से एक पॉजिटिव पॉलिटिक्स जो है वो आगे बढ़ेगी। राजीव जी। जी बिल्कुल। यहां हनुमान जी की इस पवित्र भूमि पर आया हूं। मेरे लिए हनुमान जी की इस पवित्र भूमि को नमन करना ये बहुत बड़ा सौभाग्य है। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, जब मैं आज हनुमान जी की पवित्र भूमि को प्रणाम करने के लिए आया हूं, उसी समय कांग्रेस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में बजरंग बली को थाने में बंद करने का निर्णय किया है। पहले प्रभु श्री राम को ताले में बंद किया और अब जय बजरंग बली बोलने वालों को ताले में बंद करने का संकल्प लिया है। यह देश का दुर्भाग्य है कि कांग्रेस पार्टी को प्रभु श्री राम से भी तकलीफ होती थी और अब जय बजरंग बली बोलने वालों से भी तकलीफ हो रही है। भाइयों बहनों, बीजेपी कर्नाटका को देश का नंबर 1 राज्य बनाने के लिए संकल्पबद्ध है। मैं प्रभु हनुमान जी के चरणों में अपना शीश झुकाकर इस संकल्प की सिद्धि की कामना करता हूं। शर्म आनी चाहिए। अगर प्रधानमंत्री ने ऐसा कहा है तो पूरी तरह से मैं बोल सकता हूं, दावे के साथ कह सकता हूं कि शर्म आनी चाहिए प्रधानमंत्री। ये ध्रुव सक्सेना जिस दल के हों, उनको आप मेरे आराध्य देव हनुमान जी से कंपेयर करेंगे, बजरंग बली से कंपेयर करेंगे? ये रक्षा करते हैं हमारी। मोदी जी आपसे भी यही रक्षा करते हैं हमारी। इनसे आप तुलना कर रहे हैं बजरंग दल की, जिनके विषय में आपके अपने नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने क्या कहा था, याद है 2017 में, कि ये आईएसआई से संबंधित लोग हैं, आईएसआई सर्टिफाइड पार्टी है। फोन उठाइए प्रधानमंत्री जी और पूछिए जरा ज्योतिरादित्य सिंधिया से क्या विचार है उनके बजरंग दल के विषय में। बजरंग दल की तुलना बजरंगी से करेंगे और हम बर्दाश्त कर लेंगे? ये अपमान नहीं सहेंगे हम। कैसे अपमान कर सकते हैं वो बजरंग बली का? हम अरे हमारी भी श्रद्धा है, हमारी भी आस्था है, हम अपने दिल के पास रखते हैं अपनी आस्था को, लेकिन कोई सीमा होती है अपमान करने की हमारी आस्था। आप कैसे अपमान कर सकते हैं मेरी आस्था का? माफी मांगे प्रधानमंत्री इस देश से और करोड़ों ऐसे भक्तों से जो बजरंग बली को अपने दिल के करीब रखते हैं। अपमानित करने का अधिकार प्रधानमंत्री को नहीं दिया किसी ने भी। मेरी आस्था को अपमानित किया उन्होंने। आज पूछिए जरा उनसे, ध्रुव सक्सेना से उनके क्या संबंध है, और पूछिए हनुमान चालीसा आती है उनको? और प्रधानमंत्री जी के लिए तो मैं 2 शब्द कहूंगा, 2 लाइनें कहूंगा।
महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। जाके उनको बताइए और उनसे पूछिए इसका अर्थ मालूम है, और अगर अर्थ मालूम है तो आत्मसात करें ये अर्थ।